सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स यह गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे गणित के साथ साथ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में भी पढ़ाया जाता है। इसमें सारा खेल डेटा का है। डेटा अर्थात जानकारी का है। आप जाने अनजाने डेटा का उपयोग करते हैं। डेटा के आधार पर वस्तुओं एवं संस्थाओं पर विश्वास बढ़ा पाते हैं तथा इसे अपने लिए उपयोगी बना पाते हैं, जैसे शेयर मार्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, एप्स, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के व्यूज तथा कमेंट्स आदि के आधार पर आप डेटा का निष्कर्ष करते हैं तथा अपने निर्णय को बढ़ा पाते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। गणित में डेटा का अध्ययन स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी में किया जाता है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में डेटा का अध्ययन किया जाता है। डेटा के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। डेटा को हिंदी में आंकड़ा कहते हैं, अर्थात जिसमें डेटा का संग्रह किया जाए, विश्लेषण किया जाए तथा व्याख्या किया जाए, इसके अध्ययन को ही सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। संग्रह का अर्थ इकट्ठा करने से है या एकत्रित करने से है, जबकि विश्लेषण का अर्थ छानबीन करने से है, जबकि व्याख्या का अर्थ पता लगाने से है या एक्सप्लेन करने से है या निष्कर्ष निकालने से है। अर्थात जिसमें डेटा का अध्ययन या डेटा से संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययन होते हैं, उसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डेटा आम शब्द में जानकारियों का समूह है, अर्थात डेटा का अर्थ किसी भी जानकारी या तथ्य के समूह से है या किसी विशेष प्रकार के या किसी भी जानकारी को डेटा कहा जा सकता है। पढ़ने के फायदे अर्थात स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी को पढ़ने के फायदे, इसमें हम डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं तथा निर्णय लेने में हमें सुविधा होगी। जैसे हमने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को खरीदते समय हमें आंतरिक असंतुष्टि का बोध होता है, जिसके कारण हम उसके डेटा का अध्ययन करते हैं, और अन्य लोगों के अनुभव हमें निर्णय लेने में सहायक होते हैं, क्योंकि अन्य लोगों के विश्वास हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए डेटा के अध्ययन से हम अधिक संतुष्ट हो पाते हैं और हमें निर्णय लेने में सुविधा होती है। मैथ्स में डेटा के दो प्रकार है, एक प्राइमरी डेटा जिसे हिंदी में प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे, जबकि दूसरा सेकेंडरी डेटा जिसे हिंदी में द्वितीयक या गौण आंकड़े कहेंगे। प्राइमरी डेटा का अर्थ पहली बार या ताजा आंकड़े से है, जिसे में वैज्ञानिक प्रयोग या सर्वेक्षण के दौरान जो बनाए जाते हैं। जैसे मान लें मैं एक शिक्षक हूं और विद्यार्थियों को रिजल्ट से संबंधित आंकड़ा तैयार कर रहा हूं, तो इससे पहले यह आंकड़ा किसी ने तैयार नहीं किया, मैंने इसे पहली बार यानी खुद ही बनाया है। इस प्रकार के आंकड़ा को प्राइमरी डेटा कहा जाता है। आमतौर पे हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे जनसंख्या, किसी देश का क्षेत्रफल, यह प्राथमिक डेटा नहीं होता है। यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खोजे या बताए गए होते हैं, जिसका हम विभिन्न प्रकार के चीजों में उपयोग करते हैं। जबकि आपके द्वारा या पहली बार बनाए गए आंकड़े को ही प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जब वैज्ञानिक किसी प्रयोग को करते हैं तो वो अपने आंकड़े को लिखते हैं, इसी आंकड़ा का उपयोग हम लोग करते हैं, तो यह आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़े में बदल जाते हैं। सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक डेटा या गौण आंकड़े, यह पहले से मौजूद होता है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, अर्थात यह पहले से ही मौजूद होता है या किसी अन्य के द्वारा यह तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। जैसे न्यूज हम जो पढ़ते हैं ये किसी अन्य के द्वारा तैयार किया होता है, जबकि यह हमारे लिए उपयोगी होता है। इसी तरह जनगणना के आंकड़े, जनगणना हमने तैयार नहीं किया है, यह सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। इसे द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को जब गणित में पढ़ा जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण पद आते हैं या शब्द आते हैं, जिसे जान लेने से हमें यह चैप्टर या इस अध्याय को पढ़ने में सुविधा होगी। जैसे एक शब्द है टैलीमार्क। टैलीमार्क को हिंदी में मिलान चिन्ह कहते हैं। इसे बारंबारता को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह बारंबारता को दिखाने का एक तरीका है। इसमें हम जैसे 12 है, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4 और इस तरह कट कर देंगे, इसे 5 गिना जाना है, 1 2 3 4 और इस प्रकार 5, इससे अधिक नहीं लिखा जाएगा। जबकि यह 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यह 5 5 10 हो गया और ये 2 12, इस तरह 12 का टैली मार्क इस तरह लिखा जाना है। जबकि 10
का टैली मार्क के लिए हम 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 10 हो गया, अर्थात 10 का टैली मार्क कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। जबकि 19 का टैली मार्क के लिए हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4, अर्थात 5 10 15 और 4 19। कोई भी आंकड़ा कितनी बार आया है इसे दिखाने के लिए टैली मार्क में इस प्रकार के खड़े रेखाओं और कटी हुई रेखाओं का उपयोग किया जाता है और यह 4 खड़ी और एक तिरछी रेखा के अतिरिक्त या अधिक बार नहीं लिखा जाता है। दूसरा शब्द बारंबारता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह बताता है कि कोई आंकड़ा कितनी बार आया है। इसे छोटा f या स्मॉल f से दिखाते हैं। जैसे देखें, हमसे पूछा गया क्या कि 2 की बारंबारता क्या होगी, तो हम देखेंगे कि 2 इस आंकड़ा में कितनी बार आया है। 1 2, अर्थात 1 2 3 4 5, अर्थात 2 की बारंबारता 5 है, या अर्थात 2 5 बार आया है। जबकि 3 की बारंबारता के लिए हम 3 को देखेंगे, 1 2 3 4, अर्थात 3 की बारंबारता 4 है। 5 की बारंबारता के लिए हम 5 को देखेंगे, 1 2, अर्थात 5 की बारंबारता 2 है। इस प्रकार बारंबारता हमें बताता है कि कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ है या कितनी बार आया है। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, इसे हम आंकड़ों को वर्ग में बांट लेते हैं ताकि हमें बड़े आंकड़ा को देखने या पढ़ने में सुविधा हो। जैसे आंकड़ा देखिए, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, फिर 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 19 है, 21 है। इसे हम जब बताएंगे तो हम इसे एक वर्ग में बांटेंगे। जैसे मान ले 0 से 5 तक, फिर 5 से 10 तक, 10 से 15 तक और 15 से 20 तक और 20 से 25 तक। इस तरह जब हम आंकड़ों को वर्ग में या ग्रुप में या समूह में बांट देते हैं तो इस तरह के चीजों को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। अंग्रेजी में क्लास इंटरवल कहते हैं। अर्थात आंकड़ों को वर्ग में या ग्रुप में बांट देने की प्रक्रिया को ही वर्ग अंतराल कहा जाता है। परिसर, रेंज, यह उच्चतम सीमा या उच्चतम आंकड़ा तथा निम्नतम आंकड़ा के बीच का अंतर होता है। अर्थात यह पूरे आंकड़ा का फैलाव कितना है इसे हमको पता करना है। इसमें देखें कि सबसे निम्नतम कौन है, 2, और सबसे उच्चतम है 35। तो हमें इसका रेंज पता करने के लिए, अर्थात इसका परिसर, इस आंकड़ा का परिसर 35 में से, यानी उच्चतम सीमा तो 35 है और इसमें से निम्नतम सीमा 2 है, अर्थात इस आंकड़ा का परिसर 33 है, 33 है। इस प्रकार परिसर उच्चतम आंकड़ा या उच्चतम सीमा तथा निम्नतम आंकड़ा या निम्नतम सीमा के बीच का अंतर होता है। वर्ग चिन्ह, यह वर्ग अंतराल यानी जो बांटे हम लोग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, अर्थात यह वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है। इसे x से दिखाते हैं। यह हम निकाल सकते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे हमें पता है कि 0 और 10 के बीच 5 आएगा। इसे निकालने के लिए आप ऊपरी सीमा अर्थात इसका बड़ा वाला हिस्सा 10 है, जबकि निम्न सीमा 0 है, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करना है, अर्थात 10 बटे 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। 10 बटे 2 बराबर 5, अर्थात इसका 5 जो है वर्ग चिन्ह हुआ। इसी तरह इसका ऊपरी सीमा 20 है, निम्न सीमा 10 है, बटे 2 करना है तो 20 और 10 के बीच में 15 होगा, और इसलिए हम निकाल के भी देखेंगे, इसे काटेंगे तो यह 15 होगा। अर्थात वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु होती है या बीच का भाग होता है। इसे x से दिखाते हैं। 0 और 10 के बीच का भाग 5 है, 10 और 20 के बीच का भाग 15 है। इसी तरह हम बारी बारी से वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। इसका सूत्र ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। अब हम आंकड़ों को बांटेंगे। एक आंकड़ा अवर्गीकृत होता है जिसे हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। इसमें वर्ग या ग्रुप में नहीं बांटा जाता है। जैसे 1 कितनी बार है, 2 3, इसमें हमने ग्रुप नहीं बांटा, अर्थात 1 से 2, 2 से 3 ऐसे नहीं किया। जबकि यहाँ हमने 0 से 5 को एक क्लास दे दिया, एक ग्रुप दे दिया, 5 से 10 को एक वर्ग में बांटा। तो आंकड़े को बांटने के तरीके 2 है। एक अवर्गीकृत आंकड़े, इसमें जो आंकड़े हैं ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, जबकि वर्गीकृत आंकड़ों को हम वर्ग में बांटकर पढ़ते हैं। जब बड़ा आंकड़ा आता है तो हम इसे लंबी कतार में लंबी रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप डेटा का जरूरत होता है।
जैसे उदाहरण के लिए देखें, 20 बच्चों के प्राप्तांक निम्न है, अर्थात किसी भी खेल या परीक्षा में 20 बच्चों ने निम्न अंक प्राप्त किए। इसमें एक है, दो है, तीन है, पांच है, चार है, तीन है, दो है, पांच है, एक है, दो है, पांच है, दो है, तीन है, दो और दो है। इसमें हम देखेंगे कि एक कितनी बार आई है, अर्थात बारंबारता का अर्थ भी होता है कि कितना बार। तो हम देखते हैं एक कितना बार है, एक, दो, तीन, अर्थात एक 3 बार है। इसे मिलान चिन्ह में हम 1, 2, 3 डंडा के साथ दिखाएंगे। जबकि दो की बारंबारता हम देखेंगे कितनी बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात यह 9 बार आया है। इसे हम मिलान चिन्ह में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 अर्थात 9 इस रूप में दिखाएंगे। जबकि 3 की बारंबारता 1, 2, 3 अर्थात 3 की बारंबारता 3 है, जिसे हम मिलान चिन्ह में ऐसे दिखाएंगे। अब हम 4 की बारंबारता देखेंगे, 4 1 अर्थात एक बार आया है, तो 4 की बारंबारता 1 हुई। जबकि 5 की बारंबारता 1, 2, 3, 3 है, इस तरह 5 की बारंबारता 3 हुई। और यहाँ 3 की बारंबारता 3 न होकर 4 होगी, क्योंकि हमने यहाँ एक 3 छोड़ दिया है, अर्थात यहाँ 3 की बारंबारता 4 है। और इसे हम इस तरीके से दिखाएंगे। इस प्रकार हम कुल बारंबारता को गिनते हैं तो 9 3 12, 4 16, 1 17, 3 20 और हमने बच्चों की संख्या भी 20 ही मानी है। अब वर्गीकृत आंकड़े, ग्रुप डेटा। जब आंकड़ों की संख्या अधिक हो, अर्थात इस तरह से बहुत हजारों के आंकड़े आ जाए, तब हम इसे बारी बारी लंबी कतार में नहीं लिख सकते। इसलिए हमें आंकड़ों को ग्रुप या फिर वर्ग में बांटने की जरूरत होती है। अर्थात आंकड़ों की संख्या जब ज्यादा हो या अधिक हो और इसके बीच का अंतर भी अधिक हो, तो इसे ग्रुप में बांटकर आसानी से पढ़ा जाता है। जैसे देखें, 4, 6, 8, 9, 5, 9, 2, 5, 10, 12, 15, 19, 18, 12, 16, 21, 23, 20, 21, 10 आदि कई आंकड़े हैं। इसे हम ग्रुप में बांटकर आसानी से पढ़ेंगे। इसे हमने 0 से 5 का एक वर्ग दिया, 5 से 10 का एक वर्ग दिया, 10 से 15 का वर्ग दिया, 15 से 20 का वर्ग दिया और 20 से 25 का एक वर्ग दिया, अर्थात इसे वर्ग में बांट लिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 0 से 5 में 0, 1, 2, 3, 4 तो आएगी, लेकिन 5 यानी उच्च सीमा नहीं आएगी, अर्थात 5 ये अगले में जाएगा। इसी तरह 5 से 10 में 10 नहीं आएगा, 10 इसमें जाएगा, अर्थात जो उच्च सीमा है वह इस रूप में या इसमें नहीं लिखा जाना है। आप देखिए 0 से 5 में कौन कौन आएंगे या कितनी बारंबारता होगी। 4 0 से 5 के बीच है, तो यह आएगा 1, जबकि 5 को लेना नहीं है, यह 2, अर्थात 0 और 5 के बीच के आने वाले आंकड़ों की संख्या 2 है, क्योंकि हमने 5 को नहीं चुनना है, अर्थात उच्च सीमा को नहीं चुनना है, इसलिए 0 और 5 के बीच की संख्या 2 ही होगी, अर्थात 4 और 2। अब हम 5 से 10 के बीच में देखेंगे, जिसमें 5, 6, 7, 8 और 9 होगी, 10 नहीं होगी। तो ध्यान दें, 6 तो होगी, 7 भी, 6, 8, 9, 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं जो 5 से 10 के वर्ग अंतराल या ग्रुप में आएंगी। इसे हम 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह 6 लिख सकते हैं। अब हम 10 से 15 में देखेंगे। 10 से 15 में 10 को शामिल करना है, परंतु 15 को शामिल नहीं करना, अर्थात 10 से 15 के बीच में 10, 11, 12, 13 और 14 होगी, लेकिन 15 नहीं होगी। देखिए 1, 2, 3, 4 अर्थात 10 से 15 के बीच 4 संख्याएं या 4 आंकड़े भरे जाएंगे। 15 से 20 में देखें, 15 से 20 में 15 शामिल होगी, 16 होगी, 17 होगी,
18, 19 लेकिन 20 नहीं होगी। इसलिए हम देखेंगे तो 19 होगी 1, 2, 3, 4, अर्थात इसमें 4 आंकड़े आएंगे। लास्ट 20 से 25 में देखें, हमें 25 को इसमें शामिल नहीं करना है, अर्थात 20, 21, 22, 23, 24 ये आंकड़े इसमें भरे जाएंगे। तो यहाँ देखें 1, 2, 3, 4 अर्थात 4 आंकड़े इसमें भरे जाएंगे। तो इसकी मिलान चिन्ह दोनों को एक ही प्रकार की होगी और इस तरह से 2, 4, 2 और 6, 8, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और यहाँ हम गिन सकते हैं कि आंकड़ों की संख्या भी 20 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार जब आंकड़ों को वर्ग में बांटकर आसान रूप में किया जाता है तो इसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ किसी भी डेटा के औसत मान निकालने से है ताकि हम किसी भी डेटा का निष्कर्ष निकाल सके। यह मूल या केंद्रीय माप होता है। यह 3 है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य जिसे समांतर माध्य भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में मीन कहते हैं। इसे सूचित करने के लिए एक्स पर बार दिया जाता है, एक्स पर एक लकीर खींचा जाता है। माध्य औसत होता है अर्थात यह एवरेज होता है और एवरेज सभी मानों का योग तथा कुल मानों की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें 20, 30, 25, 25, 20 इन सभी मानों का औसत क्या होगा, अर्थात एक ऐसा मान बताए जिसके लिए हमें बार बार न पढ़ना हो, अर्थात ये सब का बीच का मान बताए जो सबके लिए लागू हो जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है अर्थात यह 5 है तो 5 से भाग देंगे। तो सभी मानों को जोड़ करने के लिए हमने 20 को जोड़ा, फिर 30 को जोड़ा, फिर 25 को जोड़ा, फिर 25 को जोड़ा और फिर 20 को जोड़ा और कुल कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से भाग दे दिया। तो 20 और 30 को जोड़े तो 50 होगा, 50 और 25 75, 75 और 25 100, 100 और 20 120 बटे कुल 5 है तो 5 से भाग दे दिया। तो 120 को जब हम 5 से काटे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, 2 पे 0 चढ़ा तो ये 20 हो गया और 5 का पहाड़ा में 20 4 बार में आता है। इस प्रकार 24 वह मान है जो यह पांचों आंकड़ा के लिए एक आंकड़ा है, अर्थात जब आप 24 को 5 बार लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। इसलिए इस सभी मान का एक मान या बीच का मान या बोल सकते हैं सभी मानों का औसत जो है यह 24 है। माध्यिका, इसे माध्यक भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। यह आंकड़ा का बीच वाला मान होता है, पूरा पूरी बीच में जो है उसका मान होता है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को सजाना होगा। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा होता जाता है, जैसे देखिए ये छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसे हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है। जबकि अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा, अर्थात घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा छोटा घटते जा रहा है। इसे सजाकर ही निकालते हैं। यदि आंकड़ा सम है तो सम से फॉर्मूला जो है, सम के लिए फॉर्मूला n/2 भाग या पद प्लस n+2 + 1 पद बटा 2 भाग दिया जाता है। इससे घबराए नहीं, उदाहरण में हम समझा देंगे यह क्या है। जबकि विषम के लिए कुछ नहीं है, किसी भी आंकड़ा को सजा ले पहले और n+1/2 से भाग लगा दे। उदाहरण के लिए इसे हम देखते हैं जो कि विषम है। हम पहले गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कि विषम संख्या हो, ताकि 7 2 से भाग नहीं लगती। इससे पहले हम दोनों में से एक आंकड़ा यानी आरोही और अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो हम इसे आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े के रूप में सजाते हैं। तो सबसे छोटा 1 है, सजा लिया हमने। फिर जो है 1 के बाद 2 होगा, इसे सजा लिया। फिर ये 2 वाला आएगा तो इसे सजा लिया। फिर 2 के बाद 4 होगी तो इसे सजा दिया और फिर 5 1 बार 2 बार 3 है तो 5, इसे हमने सजा दिया। अब हम इस फॉर्मूला को देखेंगे, अर्थात इसे तो आसानी से निकाला जा सकता है। आप इधर से 3 हटा दे, इधर से निकाल दे और इसका जो है माध्यक 4 हो जाएगा, यानी बीच वाला या माध्यक 4 हो गया, बराबर ये 4 रहा। लेकिन आपको फॉर्मूला पे जाना है तो n+1, n टोटल 7 है क्योंकि आंकड़ों की संख्या 7 है। तो आपको 7 + 1 यानी n 7 + 1 बटे 2 करना है। तो ये 8 बटे 2 बराबर 4 यानी 4वां पद या चौथा पद
होगा। तो यहाँ से देखिए, आप इधर से चले या इधर से चले, 1 2 3 अर्थात चौथा पद भी 4 ही होगा, और पीछे से भी चलेंगे तो 1 2 3 और चौथा पद 4 होगा, अर्थात विषम संख्या होने पर आप यह फॉर्मूला लगाकर बीच वाला हिस्सा या माध्यक निकाल सकते हैं। परंतु यदि सम हो जाए तो इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हमें आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, तो इसे हम सजाएंगे। पहले सबसे छोटा 1 है, 1, फिर 2, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7। इसे देखेंगे गिनकर क्या ये सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है जो कि सम संख्या है। सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इधर से 3 और इधर से 3 हटा करके ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देकर निकाल सकते हैं, अर्थात 3 + 4 कर आप 2 से भाग दे दें तो आपको ना 7/2 मिलेगा जो कि 3.5 है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो n फॉर्मूला के हिसाब से n/2वां पद, n/2वां का मतलब हो गया यहाँ 8, 8/2 अर्थात चौथा पद, प्लस n+1, n/2 + 1, तो n 8 है बटे 2 + 1 बा पद, तो n यहाँ भी 4 यानी 5वां पद हो गया है, और टोटल को 2 से भाग दे, यानी चौथा पद प्लस 5वां पद। चौथा पद किधर से भी आप चले, 1 2 3 4, चौथा पद 3 है प्लस 5वां पद, जिधर से भी चलेंगे आप एक ही तरफ ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5, 4 है और इसको 2 से भाग देंगे तो फिर भी हमारा 3.5 अर्थात 3.5 आ जाएगा। इस प्रकार हम माध्यक निकालते हैं। बहुलक, जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं, यह बताता है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आया है, अर्थात सबसे ज्यादा बार आने वाले आंकड़ों को ही बहुलक कहते हैं। जिसे हम देखें, अगर हमसे पूछा कि इस आंकड़ा का बहुलक क्या है तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ 1 1 बार आया है, जबकि 2 1 2 2 3 बार आया है, जबकि 3 1 2 बार आया है, जबकि 4 1 बार आया है, 5 1 2 3 4 अर्थात 5 4 बार आया है, 6 1 बार, अर्थात इस पूरे आंकड़ा में सबसे अधिक बार 5 आया है, इसलिए 5 जो है इस आंकड़ा का बहुलक हुआ। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा, बहुलक बराबर 5 हो गया। तो बहुलक मतलब किसी भी आंकड़ा में सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े से है। अब हम वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप डेटा में हम इस प्रकार का ग्रुप बनाते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह का ग्रुप बनाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के बारे जानेंगे। 0 से 5 में आप छोटे वाले को निम्न सीमा कहेंगे, जबकि बड़ी आंकड़ा को उच्च सीमा बोलेंगे। इसी तरह 5 से 10 में 5 निम्न सीमा हो जाएगा, 10 उच्च सीमा हो जाएगा। तो वर्गीकृत आंकड़े के 2 प्रकार है, एक है समावेशी वर्गअंतरा जिसे इंक्लूसिव इंटरवल कहते हैं, जबकि दूसरा अपवर्जी वर्गअंतरा जैसे एक्सक्लूसिव इंटरवल कहते हैं। इसमें क्या होता है, उच्चतम मान निम्नतम मान के बराबर नहीं होता है। जैसे आप देखें 0 से 9, 10 से 19, अर्थात इसका उच्चतम मान और इसका निम्नतम मान बराबर नहीं है। अगर किसी आंकड़ा में आपको 9.5 आ गया, 9.5 आ गया, तो आपको दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 तक है या फिर 8 तक है और यहाँ 9 से या फिर यहाँ 10 है। इसके बाद मुश्किल आने के लिए ही हम लोग अपवर्जी विधि का उपयोग करते हैं। तो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इसमें उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा के बराबर नहीं है। उच्चतम सीमा इसका, निम्नतम सीमा इसका बराबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि 9 और 10 के बीच में आने वाला मान छूट रहा है, जिसे दिखाना मुश्किल होगा। इसलिए इसे हम अपवर्जी वर्गांतराल में बांटते हैं, और अपवर्जी में उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा के बराबर होता है, अर्थात उच्चतम वर्गांतराल या पहले वाले का उच्चतम और दूसरे वाले का निम्नतम के बराबर होता है। 0 से 9, 9 से 19, 19 से 29, यहाँ देखें तो उच्चतम और निम्नतम बराबर है, 19 19 बराबर है और 29 29 बराबर है, जिससे आंकड़ों को दिखाने में सुविधा होती है। समावेशी, जिसमें उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा के बराबर नहीं होती है, से अपवर्जी बदलने के तरीके होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, यह वर्गांतराल जिसमें उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा के बराबर नहीं है, अर्थात पहले वाला का उच्चतम सीमा 9 है और दूसरे वाला का निम्नतम सीमा 10, ये दोनों बराबर नहीं है, और यहाँ भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो हमें इसे बराबर करने के लिए एक फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अगले वर्ग की निम्न सीमा, अगले वर्ग मतलब इन दोनों में अगला वर्ग ये हुआ, तो इसका निम्न सीमा आपको लेना है और माइनस करना है पिछले वर्ग की उच्च सीमा, तो इसका पिछला वर्ग 9 हुआ,
ये हुआ वर्ग और उसका उच्च सीमा न हो, इन दोनों को घटा करके 2 से भाग देना है। उदाहरण के लिए देखें, जो भाषा है उसके आधार पर अगले वर्ग की निम्न सीमा, तो अगर हम इस वर्ग से चलना शुरू करें तो अगला वर्ग हमें ये वाला मिलेगा, और इसका जो है निम्न सीमा क्या है 10 है, क्योंकि ये वाला तो उच्च सीमा होता है, तो हमने 10 लिख दिया। जबकि माइनस करना है, माइनस लगा दिया। पिछले वर्ग की उच्च सीमा, तो अगर हम पिछला वर्ग में जाए तो इसका यह निम्न सीमा हुआ, इसका उच्च सीमा, और हमें लेना है उच्च सीमा, तो इसका 9 कर दिए और घटा दिए और 2 से भाग दे दिए। इस प्रकार 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा और बटा 2 है और 0.5 आया। इसी तरह देखें आप इधर से इधर देखेंगे तो अगले वर्ग की उच्च निम्न सीमा में 20 हो गया, जबकि इसके पिछले वर्ग की उच्च सीमा में 19/1 तो बराबर। इसे क्या करना है, आपको बारी बारी से इसमें जोड़ना है और इसे निम्न सीमा में घटाएं, अर्थात जो अगला है ना, ये जो अपवर्गीय है इसमें घटाना है जो आंकड़ा आया है, और उच्च सीमा में उतना ही जोड़ना है। इसे निम्न सीमा में घटाए तथा उच्च सीमा में जोड़े। जैसे देखिए 0 से अगर माइनस ये जो डेटा आया है घटाएंगे 0.5 तो मिलेगा -0.5, और इसमें जोड़ देना है, 9 में आधा जोड़ देंगे तो 9.5 आ जाएगा। इस तरह -9.5 से 9.5 बना। फिर जो है निम्न सीमा में हमें आधा घटाना है, तो 10 में से आधा घटाए तो 9.5 मिलेगा, यहाँ 9.5 होता, जबकि 19 में आधा जोड़ेंगे तो 19.5 हो जाएगा। तो इस तरह से देखें कि आप इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा के बराबर हो रहा है। इसी तरह इसमें आधा घटाना है हमको, तो 20 में से आधा घटाएंगे तो 19.5 होगा, और इसमें आधा जोड़ना है तो 29.5 होगा। फिर इसमें आधा घटाना है, आधा क्यों घटाना है, इसके कारण क्योंकि हम लोग का जो आया है मान वो आधा ही है। 30 में से आधा घटाएंगे तो 29.5 होगा, जबकि 39 में 1 का आधा जोड़ेंगे तो 39.5 होगा। 40 में 1 का आधा घटाएंगे तो 39.5, और इसमें जोड़ेंगे तो 49.5। तो इसमें उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर हो जाएगी। 9.5, 9.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5। इसमें हमें आंकड़ा को भरने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, जबकि इसमें 9 और 10 के बीच आने वाले मान को दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए समावेशी को अपवर्गी में बदलना जरूरी है। वर्गीकृत आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले उपयोगी होंगे, जिसे हम अगले वीडियो में बनाकर देखेंगे। जैसे माध्य के लिए जो मीन का फॉर्मूला है, इसके लिए 3 विधि है। एक है प्रत्यक्ष विधि, अंग्रेजी में इसे डायरेक्ट मेथड कहेंगे। माध्य को हम x पे बार दे के दिखाते हैं, और यह होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ये क्या है, घबराए नहीं, ये बड़ा आसान होता है, हम लोग अगले वीडियो में इसे पढ़ लेंगे। दूसरा है कल्पित विधि या कल्पित माध्य विधि, इसे अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। x पे बार जो कि माध्य को दिखाता है, इसमें एक कल्पना या एक कल्पित मान लिया जाता है, जिसे a कहते हैं, a प्लस सिग्मा fi डी आई बटे सिग्मा fi का उपयोग किया जाता है फॉर्मूला में। जबकि पग विचलन स्टेप डेविएशन में हम माध्य निकालने के लिए a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi को h से गुना करते हैं। d, यहाँ जो d है ना, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे xi माइनस a। यह क्या है, घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। जबकि ui के लिए हम जो यहाँ जो ui आया है, इसके लिए हम di बटे h का प्रयोग करेंगे, और d का फॉर्मूला तो होता है x, यहाँ जो d है ना, इसका xi माइनस a है बटे h। इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकालना सीखेंगे। जबकि माध्यक मीडियन का फॉर्मूला l लोअर लिमिट है, l प्लस n/2 माइनस cf कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या संचयी बारंबारता है बटे f इंटू h है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम माध्यक निकालेंगे जो वर्ग में बटा है। बहुलक के लिए जो फॉर्मूला है मोड के लिए, यह है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यह सभी फॉर्मूला एक साथ होने के फायदे ये है कि आपको कहीं और से फॉर्मूला पढ़ना नहीं होगा। चौथा फॉर्मूला जो आएगा, यह जो है एक संबंध है, माध्य माध्यक बहुलक में एक संबंध है, जिसमें 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। अर्थात यह चारों फॉर्मूला को अगर लिख लिया जाए तो हम आसानी से पूरे चैप्टर को पढ़ सकेंगे।